गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट कंप्लीट किया था और स्कोप ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट किया था। स्कोप ऑफ इनकम के अंदर मैंने आप लोगों को एक टेबल बना के एक्सप्लेन किया था कि एक तो आपकी इंडियन इनकम है और दूसरा आपकी फॉरेन इनकम्स है। अब आप याद करोगे तो इंडियन इनकम्स के केस में दो चीज़ें कवर हो जाती है। इंडियन इनकम्स में क्या क्या दो चीज़ें आएगी? एक तो इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया एंड सेकेंड इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। नो, इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ये R&OR, RB या NR तीनों को कहने से टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। सो आइदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों को क्या लग जाएगा? टैक्स। इट्स एन इंडियन इनकम। फिर हमने फॉरेन इनकम देखा था। फॉरेन इनकम के केस में प्रोविजन क्या था? तो फॉरेन इनकम के केस में अगर आपकी इनकम आ रही है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, now this income is accrued where? Outside India, received also outside India, and this business is controlled from India. अगर ये केस है तो taxable, taxable and not taxable. उसके बाद next again income is under the head business and profession, which is accrued outside India, received also आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल कहां से है? आउटसाइड इंडिया। तो फिर टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। एंड लास्ट में अगर आपको इनकम आ रही है फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस, और ये इनकम अक्रू कहां हो रही है? अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड ऑल्सो टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। बोलो, ये समझा आप लोगों को? मैंने हर एक चीज पे आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया था, इस पे और इस पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, ठीक है। अब जो अपना आज डिस्कशन है वो है ऑन इंडियन इनकम्स। अब आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें हमें देखनी है, इनकम अक्रूड इन इंडिया एंड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, रिसीव्ड वर्ड जो है ना, रिसीव्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रिसीव इनकम कहां पे हो रही है कहने से ये आपको पहले से ही पता है कि इनकम जो है वो रिसीव कहां पे हो रही है। कैसे पता है? क्योंकि बैंक में पैसा आने वाला है। तो जिसको हम रिसीव्ड वर्ड बोलते हैं ना, दैट इज लाइक अ टेंजिबल थिंग। आपको पता होगा क्या पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, पैसा आउटसाइड इंडिया बैंक है उसमें रिसीव हुआ है। तो रिसीव्ड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई whether income is received in India or income is received outside India. प्रॉब्लम देने वाली चीज क्या है पता है? प्रॉब्लम देने वाली चीज है अक्रूवल। हम ये कैसे पता करेंगे कि इनकम कहां अक्रू हुई है? हमें क्या चाहिए? या तो इनकम इंडिया में अक्रू हो वो पता चल जाए, या इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू हो वो पता चल जाए। हाउ टू फाइंड प्लेस ऑफ अक्रूवल? एक ही वर्ड्स पे फोकस करना, यही प्लेस ऑफ अक्रूवल। हम कब बोलेंगे कि इनकम इंडिया में अक्रू हुई है? प्लेस इज इंडिया। या हम कब बोलेंगे कि इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई है? सो व्हाट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल? आपकी इनकम कहां अक्रू हो रही है? प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या है, यह हम लोगों को डिस्कस करना है। क्योंकि इफ इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, अगर इनकम इंडिया में अक्रू हो जाती है तो वो इनकम इंडियन इनकम बन गई। बट अगर इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू होती है तो वो इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। पर फिर हमें देखना पड़ेगा कि रिसीव कहां हुई है। बढ़िया, अब अक्रू कहां हुई है? तो अब आप लोगों को एक सेक्शन पढ़ाया जाएगा, सेक्शन नंबर 9, इनकम्स accrued in India।
कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन नंबर 9, इनकम्स विच आर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। बस अब ये सेक्शन पे जितना हो सके ध्यान देना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन अभी तो इंपॉर्टेंट है ही, फाइनल सीए में और ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको हर एक जगह पे क्या सिखाऊंगा मैं? प्लेस ऑफ अक्रूवल। पूरा अपना फोकस इसी के ऊपर है। व्हाट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल? आपकी इनकम कहां पे अक्रू हो रही है? प्लेस ऑफ अक्रूवल। चलो ध्यान देना, प्रोविजन मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। समझो एक पर्सन है मिस्टर ए। ये पर्सन अभी आउटसाइड इंडिया है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं अभी आउटसाइड इंडिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन रेसिडेंट है। एट प्रेजेंट ही इज आउटसाइड इंडिया। आप आउटसाइड इंडिया हो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप नॉन रेसिडेंट बन गए। अगर आप इंडिया में 182 डेज रहते हो, यू आर रेसिडेंट इन इंडिया। तो अभी मिस्टर ए कहां पे है? आउटसाइड इंडिया है। मिस्टर बी जो है वो भी कहां पे है? वो भी अभी आउटसाइड इंडिया है। तो मिस्टर ए कहां पे? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर बी कहां पे? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है। यूज क्या करने दिया है? प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। और मिस्टर बी जो है वो बदले में उसको रेंट पे कर रहा है। रेंट यूज करने दिया है ना, तो क्या पेमेंट हो रहा है? रेंट का पेमेंट हो रहा है। रेंट। तो मिस्टर बी जो है बदले में रेंट पे कर रहा है। अब समझो कि ये रेंट का जो पेमेंट है वो भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो प्रॉपर्टी दिया भाड़े पे, उसका जो अग्रीमेंट है ना, अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट भी बना है आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर आप देख रहे हो तो सारी की सारी चीजें कहां पे हो रही है? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर ए आउटसाइड इंडिया, मिस्टर बी आउटसाइड इंडिया, रेंट कहां मिल रहा है? आउटसाइड इंडिया, अग्रीमेंट कहां बना? आउटसाइड इंडिया, सारी चीजें आउटसाइड इंडिया हो रही है। अब अपने सामने क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये इनकम अक्रू कहां हुई है? व्हाट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल? कैसे डिसाइड होता है इनकम अक्रू इंडिया में हुई है क्या आउटसाइड इंडिया? क्या हमें जिस पर्सन का प्रॉपर्टी है उसका लोकेशन देखना पड़ता है, या जिस पर्सन को भाड़े पे दिया उसका लोकेशन देखना पड़ता है? अग्रीमेंट देखना पड़ता है कहां बनाया है, रेंट कहां मिल रहा है वो देखना पड़ता है? किसके बेसिस पे डिसाइड होता है इनकम अक्रू कहां हुई है? कैसे पता चलेगा कि दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया के आउटसाइड इंडिया? How we will decide accrual? Now, if suppose there is no provision under Income Tax Act related to accrual, क्या नहीं से सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे। कुछ लोग क्या बोलेंगे? ए जहां पे अग्रीमेंट बना दैट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल। जहां पे क्या बना? अग्रीमेंट बना, दैट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल। नाउ अग्रीमेंट इज आउटसाइड इंडिया, सो इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आल्सो आउटसाइड इंडिया। सो इसका मतलब ये कहां पे चली गई इनकम? पॉइंट नंबर 4 के अंदर, अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सो कैसे डिसाइड होगा कि इनकम कहां अक्रू हो रही है? व्हाट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल? तो अब ध्यान से सुनना, ये केस में सारी की सारी चीजें कहां पे हो रही है? आउटसाइड इंडिया। और पहले जब प्रोविजन नहीं था ना, कोई प्रोविजन नहीं था ना, तो लोग क्या बोलते थे पता है? लोग ऐसा बोलते थे कि जहां पे भी आपका अग्रीमेंट बना है, जहां पे भी आपका अग्रीमेंट बना है, दैट इज द प्लेस वेयर योर इनकम अक्रूज। आपकी इनकम वहां अक्रू होगी जहां पे भी अग्रीमेंट बना है। नाउ इन दिस एग्जांपल अग्रीमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया, सो इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सो अक्रूवल वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। लेकिन ये केस के अंदर और एक पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, ध्यान से सुनो। ये जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी, जब उसका लोकेशन देखा गया ना, तो ये प्रॉपर्टी इंडिया में था। क्या इंडिया में था? प्रॉपर्टी इंडिया में था। तो हुआ क्या कि मिस्टर ए आउटसाइड इंडिया था। समझो मिस्टर ए की जो फैमिली है ना, फैमिली, वो इंडिया में रह रही थी।
तो मिस्टर ए ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी मिस्टर बी से भाड़े पे लिया, जो मिस्टर बी का प्रॉपर्टी कहां पे था, इंडिया में था। तो इंडिया में जो मिस्टर बी का प्रॉपर्टी था वो भाड़े पे लिया गया। किसने भाड़े पे लिया ये प्रॉपर्टी, मिस्टर बी ने भाड़े पे लिया ये प्रॉपर्टी, और मिस्टर बी ने उसको रेंट पे करना, सॉरी मिस्टर ए जो है ना उसने इसको प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया। मिस्टर बी का फैमिली इंडिया में रह रहा था, तो मिस्टर बी का फैमिली इंडिया में रह रहा था और इसीलिए उसने मिस्टर ए से प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया और मिस्टर बी ने अपने फैमिली को इंडिया में वो प्रॉपर्टी में रहने के लिए बोल दिया है। अब तुम समझो कि प्रॉपर्टी जब इंडिया में है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि इनकम अक्रू कहां हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी देखेंगे तो इंडिया में, अग्रीमेंट देखेंगे तो बाहर बना है। हाउ टू डिसाइड प्लेस ऑफ अक्रूवल, और इसीलिए आया सेक्शन नंबर 9 के अंदर पहला पॉइंट क्या, कि इफ असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम, असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम, इफ इट इज सिचुएटेड इन इंडिया, देन इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। हम अग्रीमेंट नहीं देखेंगे कहां पे बना है। सो हाउ वी विल डिसाइड प्लेस ऑफ अक्रूवल, प्लेस ऑफ अक्रूवल विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ असेट और प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, इट मींस दिस इनकम इज accrued in India, section number 9 is applicable. And if section number 9 is applicable, understand now Mr. A, whether he is R&OR, RB, NOR or NR, can I say तीनों केस में taxable, taxable and taxable. तो सेक्शन नंबर 9 है ना, सेक्शन नंबर 9 वो क्लियर करता है चीजें क्या, कि आपकी इनकम कहां पे अक्रू हो रही है। तो अग्रीमेंट विल नॉट डिसाइड प्लेस ऑफ अक्रूवल, प्लेस ऑफ अक्रूवल इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इफ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, देन अग्रीमेंट वेदर इट इज मेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट इज नॉट रेलेवेंट, दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। तो अब अक्रू कहां हो रही है, ये वाली इनकम अक्रू कहां हो रही है, इंडिया में हो रही है। ये कैसे पता चला, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है कि इफ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। अब सुनो, अब हमारे सामने और एक केस आता है क्या, कि सर अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी यूज करने दे रहा है, दोनों कहां पे है अभी, आउटसाइड इंडिया, दोनों आउटसाइड इंडिया है, और मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी मिस्टर बी को यूज करने के लिए दी है। अब मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी मिस्टर बी को यूज करने के लिए दी है, और मिस्टर बी जो है वो बदले में क्या पे कर रहा है, बोलो, रेंट। अब हुआ ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी वो ही आउटसाइड इंडिया है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कैन आई से सेक्शन नंबर 9 इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इनकम इज नॉट अक्रूड इन इंडिया नाउ। चलो, अग्रीमेंट इन रिलेशन टू दिस प्रॉपर्टी वॉज मेड आउटसाइड इंडिया, so Mr. A outside India, Mr. B also outside India, agreement outside India, property also outside India, so this income is accrued where, accrued outside। See, जब आप ये बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी इफ सिचुएटेड इन इंडिया, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, तो इसका मीनिंग ये भी तो हुआ कि प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, तो दिस इनकम इज अक्रूड वेयर, आउटसाइड इंडिया। चलो, इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू हो चुकी है, तो अब क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर ए को टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब ध्यान से सुनना, अब इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज, आपको ये जो रेंट मिली ना, रेंट, अगर समझो रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, अगर रेंट इंडिया में मिल गया है तो क्या हो जाएगा, तो अब मिस्टर ए R&OR हो, RB NOR हो या NR हो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, क्योंकि अब रिसीव्ड इन इंडिया हो चुका है। एंड इफ सपोज रेंट इज रिसीव्ड
आउटसाइड इंडिया तो क्या हो जाएगा, आर एंड ओ आर, आर बी एन ओ आर एंड एन आर, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। बैठा दिमाग में अब? तो जब भी मैं ऐसा बोलूंगा ना कि सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, अंडरस्टैंड, इनकम इज कन्फर्म टैक्सेबल टू ऑल। बट अगर मैं बोलूंगा कि सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल, देन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम डिपेंड्स। ऐसा कंक्लूड मत करना सेक्शन 9 एप्लीकेबल टैक्सेबल, सेक्शन 9 नॉट एप्लीकेबल नॉट टैक्सेबल, ऐसा नहीं सिखा रहा हूं। सेक्शन 9 एप्लीकेबल, कन्फर्म टैक्सेबल, कन्फर्म टैक्सेबल। व्हाई? बिकॉज इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, इट्स एन इंडियन इनकम। बट यस, इफ सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम डिपेंड्स, वो डिपेंड करेगा फिर। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 क्या बोल रहा है कि इफ असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, देन सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल। सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल। चलो, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट भी सेम लाइंस पे छोटा सा डिफरेंस है। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। समझो कि दोनों कहां पे हैं, आउटसाइड इंडिया। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक असेट है ना, असेट ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक असेट ट्रांसफर कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस केस एंड अर्लियर केस? ऊपर वाले केस में ना अभी तक ओनरशिप मिस्टर ए के पास ही था, यूज करने दिया था। यहां पे क्या हुआ है, ओनरशिप ही ट्रांसफर हो चुका है, बेच दिया जिसको हम बोलते हैं ना। और इसका जो अग्रीमेंट बना था बेचने का, कहां बना था, आउटसाइड इंडिया। और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन पे किया। कहां पे किया कंसिडरेशन, आउटसाइड इंडिया। वापस से तुम देखो, सारी चीजें आउटसाइड इंडिया हो रही है। ए भी आउटसाइड इंडिया, बी भी आउटसाइड इंडिया, अग्रीमेंट भी आउटसाइड इंडिया, कंसिडरेशन भी आउटसाइड इंडिया। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने, ये इनकम अक्रू कहां हुई है? ये जो इनकम है वो अक्रू कहां हुई है? तो वापस से प्रोविजन सेम ही बनाया गया। क्या कि आप अग्रीमेंट मत देखो कि कहां अग्रीमेंट बना है, आप ये देखो कि जो असेट ट्रांसफर हुआ है उसका लोकेशन क्या है। अगर ये असेट कहां पे लोकेटेड था, सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। इसका मतलब अब मिस्टर ए, आप आर एंड ओ आर रहोगे या आर बी एन ओ आर रहोगे या एन आर रहोगे, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। और ये पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो ना, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी और सब इनकम कवर कर ली, असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कैपिटल गेन्स की इनकम कवर कर ली। अपन ने पता है 5 हेड्स देखे हैं, तो 5 हेड्स में से कैपिटल गेन्स इधर आ गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड फर्स्ट पॉइंट में आ गया। तो हर एक हेड वाइज अपन देख रहे हैं इनकम कहां पे अक्रू हो रही है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हुआ। इसी में और एक केस डिस्कस कर लेते हैं कि मिस्टर ए आउटसाइड इंडिया है, मिस्टर बी आउटसाइड इंडिया है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक असेट ट्रांसफर किया है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन दिया है। अग्रीमेंट जो बना था ट्रांसफर करने का वो बना था आउटसाइड इंडिया।
मिस्टर ए जो है उसने ये जो असेट ट्रांसफर किया है, ये असेट का भी लोकेशन कहाँ पे है बोलो? आउटसाइड इंडिया. नाउ इफ असेट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन नंबर 9 इज नॉट एप्लीकेबल. इट मीन्स दिस इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया. अक्रूवल पता चल गया आउटसाइड इंडिया है. अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या मिस्टर ए को टैक्स लगेगा कि नहीं? तो आंसर इज डिपेंड्स. किस पे? तो अब आप चेक करो कि ये कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन इंडिया. इफ आंसर इज यस, तो फिर मिस्टर ए आप R&OR रहो, RB NOR रहोगे या NR रहोगे, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल. एंड इफ इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, R&OR, RB NOR एंड NR, बोलो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल. ये आपका पॉइंट नंबर 4 आ रहा है. 4 इधर, ये वाला पॉइंट नंबर 4 में जा रही है इनकम. वो लास्ट पॉइंट था ना अपना फॉरेन इनकम वाला, उसमें फॉलो हो रहा है. तो 2 पॉइंट मैंने आपको सिखाए. अब मैं जा रहा हूं आगे थर्ड पॉइंट के ऊपर. थर्ड पॉइंट में मेरे को क्या सिखाना है आपको? सैलरी इनकम कहां अक्रू होती है? कौन सी इनकम बोलो? सैलरी इनकम. थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट दोनों के पीछे रीजनिंग समझोगे ना तो बहुत मस्त है पॉइंट. पहले थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि सैलरी इनकम जो है वो कहां पे अक्रू होती है. अब समझो कि आपने कंपनी में इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू आपने दिया है एक कंपनी में इंडिया में, और वो कंपनी ने आपको क्या बोला कि आप लोगों को इंडिया में ही वो जो कंपनी है वहीं पे काम करना पड़ेगा. दिस इज सिचुएशन नंबर 1. 4 सिचुएशन लेनी है. दूसरे केस में आपने वापस से इंटरव्यू दिया इंडिया में, आपका अग्रीमेंट बना वो कंपनी के साथ इन इंडिया, बट वो कंपनी ने आपको क्या बोला कि हमारा ही ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, आपको काम वहां पे करना पड़ेगा. मतलब डील आपका यहां पे हुआ, काम करने के लिए आपको बाहर भेजेंगे. तीसरा केस, आपने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, ये कंपनी आउटसाइड इंडिया थी और आपको काम भी वो लोग बोल रहे हैं कि आउटसाइड इंडिया ही करना है. एंड चौथा केस, आपने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया आउटसाइड इंडिया, बट वो कंपनी ने बोला कि आपको काम इंडिया में करना पड़ेगा. मतलब मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं. आपका एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट बना. अग्रीमेंट कहां बना? केस 1 इंडिया, केस 2 भी इंडिया, केस 3 आउटसाइड इंडिया एंड केस 4 आउटसाइड इंडिया. और ये कंपनी ने आपको बोला है कि आपको सर्विसेज रेंडर करनी पड़ेगी इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इनकम अक्रू कहां हो रही है? अक्रू, इनकम अक्रू कहां हो रही है? तो अब ध्यान से सुनो, सेक्शन नंबर 9 में क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 9, तो सेक्शन नंबर 9 बोल रहा है कि इफ यू आर रिसीविंग सैलरी फॉर सर्विसेस रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया, आपको अगर क्या मिल रही है बोलो? सैलरी मिल रही है. किस चीज के लिए? सर्विसेस रेंडर्ड इन इंडिया, या फिर आपको सैलरी मिल रही है फॉर रेस्ट पीरियड इन इंडिया. आप समझो, अगर आपको सैलरी 2 चीजों के लिए मिल रही है, नंबर 1 सर्विसेस रेंडर्ड एंड नंबर 2 रेस्ट पीरियड इन इंडिया, दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया. मतलब वापस से सेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है पता है? अग्रीमेंट मत देखो कहां पे बना है, आप क्या चेक करो?
प्लेस वेर यू आर रेंडरिंग सर्विसेज। आप ये देखो कि कहां पे आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। अब सिर्फ सोचो 2 मिनट के लिए कि अगर सेक्शन नंबर 9 नहीं होता कितनी प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि सेक्शन 9 नहीं होता तो कहां अप्रूवल, कहां हम समझते हैं। सेक्शन 9 आपको एक्सप्लेन कर रहा है क्या कि इनकम कहां पे अक्रू हो रही है। तो अक्रूवल का पूरा कॉन्सेप्ट सेक्शन 9 में दिया है। तो अब मुझे बताओ सिचुएशन 1 में इनकम कहां अक्रू हो रही है? सिचुएशन 1 इंडिया में, सिचुएशन 2 में आउटसाइड इंडिया, सिचुएशन 3 में इंडिया, सिचुएशन 4 में, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग अग्रीमेंट देख ही नहीं रहे। हम लोग सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा कि नहीं वो देख रहे, सर्विसेज कहां रेंडर हो रही है। इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, खत्म, आपको इंडिया में टैक्स लग जाएगा। एंड इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, आपको टैक्स इंडिया में मतलब डिपेंड करेगा लगेगा कि नहीं। जा रहा है आपके भेजे में, जा रही है चीजें। अब सुनो, अब ये जो प्रोविजन है इसमें 2 चीजें लिखी है। एक, आपको सैलरी मिल रही है किस चीज के लिए? सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। दूसरा, आपको सैलरी मिल रहा है किस चीज के लिए? रेस्ट पीरियड इन इंडिया। आपको 2 चीजों के लिए सैलरी मिल रहा है, वो दोनों चीज पे सेक्शन 9 अप्लाई होगा। आइदर सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इज देयर इन इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट पीरियड? अंडरस्टैंड, रेस्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट समझो क्या है। समझो एक पर्सन है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए जो है ये एक एम्प्लॉई है ऑफ फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी का ये कौन है? एम्प्लॉई। मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए अभी इंडिया में आने वाला है विजिट के लिए, विजिट। और ये विजिट क्यों है उसकी? टू अटेंड मीटिंग्स। कुछ इंडिया में मीटिंग्स शेड्यूल की गई है, तो मीटिंग्स अटेंड करने के लिए मिस्टर ए इंडिया आ रहा है। अब हुआ ऐसा कि जो फर्स्ट मीटिंग है ना, फर्स्ट मीटिंग वो समझो रखी गई है 10 फेब 25 को। आज फर्स्ट मीटिंग था उसका। और जो उसका सेकेंड मीटिंग है वो रखा गया है 15 फेब 25 को। अब ये कंपनी है ना, कंपनी, उसने मिस्टर ए को क्या बोला, एक काम कर मिस्टर ए, तू 9 फेब को ही इंडिया में पहुंच जा और 10 तारीख को मीटिंग अटेंड कर। उसके बाद 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14, ये 4 दिन तू इंडिया में ही रोक। 15 तारीख को सेकेंड मीटिंग अटेंड कर और वो अटेंड करने के बाद 16 तारीख को वहां से निकल जा। मतलब यहां पे मिस्टर ए का अराइवल होगा और यहां पे उसका डिपार्चर होगा। बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 10 तारीख को एंड 15 तारीख को, ये दोनों दिन तो वो मीटिंग अटेंड करेगा। मीटिंग अटेंड करेगा इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से इज गोइंग टू रेंडर सर्विसेस? सर्विसेस आर रेंडर्ड, यस के नो? 2 तारीख ही वो काम करने वाला है। कब कब? 10 और 15। 2 तारीख ही वो काम करने वाला है, 10 तारीख और 15 तारीख ही इज गोइंग टू रेंडर सर्विसेज। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये जो तारीख है कौन सी? 9 तारीख। ये जो तारीख है वो, और ये जो तारीख है वो 16। तुम समझ पा रहे हो? तो इतने दिन वो काम नहीं करेगा बट उसको सैलरी मिलेगा वो टाइम का, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे यहां पे आ रहा है।
वो पर्सनल काम के लिए थोड़ी आ रहे हैं यहां पे। तो अब ये 3, ये 1, ये 4 और ये 1 दिन, 6 दिन उसने काम नहीं किया है, ये क्या है उसका रेस्ट पीरियड। तो जो भी आपको सैलरी मिलेगा फॉर रेस्ट पीरियड एंड जो भी आपको सैलरी मिलेगा फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इन दोनों पे सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल। सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल। इसका मतलब मिस्टर ए, तेरी ये जो सैलरी होगी 1 दिन की प्लस 4 प्लस 1, 6 दिन प्लस 2 दिन तूने काम किया, 8 दिन की सैलरी पे हम तुझे इंडिया में टैक्स लगाएंगे। यस, बट थोड़ा सा दिमाग चलाओ, टैक्स लगेगा कब? जब उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी। तो अगर 8 दिन की सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ऑप्शनल स्कीम में, और डिफॉल्ट स्कीम में 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो कहने से उससे ज्यादा होगी तो टैक्स लगेगा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इतनी इनकम टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा कि नहीं ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम कितनी है उस पर। तो ये आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ, क्या? सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया। अब सुनो, अब यहां से मैं एक चार्ट बना रहा हूं, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। सैलरीज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल एंड सैलरीज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन नंबर 9 इज नॉट एप्लीकेबल। तो अगर कोई पर्सन कहां पे सर्विसेज रेंडर कर रहा है बोलो? इंडिया में, तो क्या हो जाएगा? दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। एंड अगर कोई पर्सन सर्विसेज रेंडर कर रहा है कहां पे? आउटसाइड इंडिया, सो दिस इनकम इज अक्रूड वेयर? आउटसाइड इंडिया। ये कंक्लूजन है पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? इग्नोर अग्रीमेंट। तुम फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज इग्नोर अग्रीमेंट, यू चेक लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट देखो, यू अगेन इग्नोर अग्रीमेंट, यू चेक लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट देखो, यू अगेन इग्नोर अग्रीमेंट, यू चेक लोकेशन वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि अक्रूवल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम क्या करते? फिर कैसे फाइंड करते कि इनकम कहां अक्रू हो रही है? इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू हो रही है, ये कैसे फाइंड करते हम लोग? तो इसीलिए सेक्शन 9 बनाया गया। फोर्थ पॉइंट का लॉजिक समझोगे तो बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनो। अब ये थर्ड पॉइंट बनाया गया। थर्ड पॉइंट का मैंने आपके सामने ये कंक्लूजन लिख दिया है। क्या है कंक्लूजन? सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया, सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। ये मैंने कंक्लूजन लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपका नाम क्या सर? प्रीत। एग्जाम्पल लो कि प्रीत जो है, प्रीत यू आर एन इंडियन सिटीजन राइट नाउ, आप इंडियन सिटीजन हो। प्रीत को है ना, प्रीत को इंडियन गवर्नमेंट ने बोला क्या कि अपना इंडियन एम्बेसी है कहां पे? यूएस में एग्जाम्पल। तो प्रीत आपको वहां पे जाके काम करना पड़ेगा कि जो इंडियन एम्बेसीज होगी वो दूसरी कंट्री में होगी और जो दूसरी कंट्री की एम्बेसीज है वो इंडिया में होगी। तो प्रीत आपको गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एम्बेसी है यूएस में, इंडियन एम्बेसी, आपको यहां से आप यहां से जाओगे और वहां पे काम करोगे। नाउ प्रीत कौन है? एक इंडियन सिटीजन है। ये कहां जा रहा है? आउटसाइड इंडिया जा रहा है। क्यों जा रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब थोड़ा सा समझो, इफ इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहने से इसको बेसिक कंडीशन बी 60 डेज एंड 365 डेज इस कहने से नॉट एप्लीकेबल। तो प्रीत आप इंडिया में रेसिडेंट कब बनोगे? व्हेन यू आर इनटू इंडिया फॉर
182 डेज और मोर। अब तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर वो बंदा एम्बेसी में काम करने के लिए जा रहा है आउटसाइड इंडिया, पूरे साल में क्या वो 182 डेज रुकने आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा। वो आके 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर कोई छुट्टी भी मिलेगा तो तू 2-3 महीना आएगा यहाँ पे। 6 मंथ थोड़ी कोई छुट्टी देगा वो एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो आज वो एम्बेसी में काम करने गया है। कहां पे है एम्बेसी? यूएस। मैं क्या सिखाना चाहता हूं बराबर से समझना। तो प्रीत, आप यहां से गए, आपको बेसिक कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको इंडिया में रेसिडेंट बनना है तो यू शुड स्टे इन टू इंडिया फॉर 182 डेज। ऑब्वियसली नाउ यू विल नॉट स्टे इन टू इंडिया फॉर 182 डेज। सो बेसिक कंडीशन ए कहने से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो लोग यहां से एम्बेसी में काम करने जाते हैं, मैं बोल सकता हूं उनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, वो क्या हो जाएगा? एनआर। 100% वो लोग एनआर हो जाएंगे। बोलो यस के नो? अब नाउ दे आर नॉन रेसिडेंट। नाउ अंडरस्टैंड प्रीत, आप सर्विसेज कहां रेंडर कर रहे हो? यूएस, मतलब आउटसाइड इंडिया। और इसको है ना गवर्नमेंट ने बोल दिया कि तेरा है ना यूएस में हम बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे और हम तेरी सैलरी यहां से वहां पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब हम तेरे को सैलरी वहां पे देंगे। तो अब इसको सैलरी मिली कहां? एक मिनट, समझने जैसा पॉइंट है। प्रीत का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या? पहले तो एनआर। ये सर्विसेज कहां रेंडर कर रहा है और सैलरी कहां रिसीव हो रही है? सो दिस इनकम इज अक्रूड वेयर? लाउडर। एज पर दिस पॉइंट कैन आई से इफ इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, दिस इनकम इज अक्रूड वेयर? Outside India. Received outside India and he is a non-resident. Can I say इसको ये इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा? यस के नो? अब ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट के वजह से इफ यू आर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, कैन आई से यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया इफ सैलरीज आर रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। अब क्या हुआ पता है? अब तुम थोड़ा सा ना सोचो, ये वाले ही पॉइंट पे थोड़ा सा सोचो। ये बंदा इंडिया का है, आज ये इंडियन एम्बेसी में काम करने जा रहा है बाहर, गवर्नमेंट ने इसको यहां से वहां भेजा है। मैं क्या बोल रहा हूं, काम भले ही ये बाहर कर रहा है, थोड़ा सा अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा हो, कहीं से काम तो इंडिया के लिए ही कर रहे हैं। आज अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हम इंडियन एम्बेसी को इंडिया में रखते, वो पॉसिबल नहीं है, हमें इंडियन एम्बेसी बाहर ही रखनी पड़ेगी। सिर्फ सोचो, ये सर्विस ऐसी है जो इसको रेंडर बाहर करनी पड़ेगी, बट आज ये बंदा बाहर काम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है काम? इंडिया के लिए। इंडियन एम्बेसी को हम इंडिया में रख नहीं सकते, इसीलिए इसको बाहर जाना पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि यार हमने तो ये पॉइंट बना दिया, कौन सा? थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट बना के हमने बोल दिया क्या कि जो लोग बाहर काम करेंगे उनकी सैलरी बाहर अक्रू होगी। अब इसके वजह से प्रीत, आपको इंडिया में टैक्स ही नहीं लगेगा। ये थर्ड पॉइंट के वजह से प्रीत को इंडिया में टैक्स ही नहीं लगेगा, जबकि ये बंदा भले ही काम बाहर कर रहा है, ही इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, बट अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ही इज रेंडरिंग सर्विसेज फॉर इंडिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? तो अब गवर्नमेंट ने बनाया फोर्थ पॉइंट। समझना, फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बोला? अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर एम्प्लॉई सिटीजन ऑफ इंडिया है, एंड ही इज रेंडरिंग सर्विसेज, बोलो कहां पे? आउटसाइड इंडिया। कंडीशन नंबर 1, एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए? एम्प्लॉई कौन होना चाहिए? एंड रेंडरिंग सर्विसेज। फर्स्ट कंडीशन, एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए? एम्प्लॉई कौन होना चाहिए? रेंडरिंग सर्विसेज। अगर ये 3 कंडीशन क्या हो जाएगी? लाउडर, 3 कंडीशन क्या हो जाएगी? कहने से एज पर पॉइंट नंबर 3, दिस इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। हम मान लेंगे कि दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया ओनली। हम मान लेंगे कि दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा हो ना? तो ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, ये वाला चार्ट, इसका ये जो है ना सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, उसका तुम्हें समझ में आ रहा हो तो दिस इज लाइक एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन की तरह चल रहा है कि सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया सेक्शन 9 इज
नॉट एप्लीकेबल, बट उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। अरे समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अब थोड़ा सा और दिमाग चलाना है आपको। पहले तो मैं आपको बता दूं हमने थर्ड पॉइंट क्यों बनाया था, पता है? थर्ड पॉइंट ताकि हम अग्रीमेंट को इग्नोर करें, ये ना देखें कि अग्रीमेंट कहां बना है, हम ये देखें कि आप सर्विस कहां रेंडर कर रहे हो। हमने फोर्थ पॉइंट क्यों बनाया पता है? फोर्थ पॉइंट ताकि हम थर्ड पॉइंट को इग्नोर करें, क्योंकि थर्ड पॉइंट के हिसाब से सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। फोर्थ पॉइंट उसका एक्सेप्शन है। तो आपको कोई पूछे थर्ड पॉइंट क्यों बना? अग्रीमेंट इग्नोर करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्यों बना? थर्ड पॉइंट को इग्नोर करने के लिए। बैठा दिमाग में? अब सुनो, अब जैसा इंडिया ने सोचा क्या कि यहां के लोग वहां जाएंगे तो ये लोग काम बाहर कर रहे हैं, ये लोग की सर्विसेज इंडिया में अप्रूव होनी चाहिए, इनकी इनकम पे हमें टैक्स मिलना चाहिए, इनकी इनकम पे हमारा राइट है टैक्स कलेक्ट करने का, वैसे ही कहने से बाहर वाली गवर्नमेंट भी तो यही सोचेगी। अब मैं तुम्हें एक पॉइंट आगे लेके जा रहा हूं, ये प्रोविजन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे समझना हो ना प्रोविजन कैसे बनते हैं, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। सोचो यूएस वाले हैं, आपका नाम क्या सर? सोहम। फॉर एग्जाम्पल सोहम, यू आर सिटीजन ऑफ यूएस एंड यूएस गवर्नमेंट ने आपको बोला यू कम टू इंडिया एंड यू वर्क इन यूएस एम्बेसी, बराबर? अब यूएस एम्बेसी में सोहम काम कर रहा है इंडिया में। सोहम, आप सर्विसेज कहां रेंडर कर रहे हो? इंडिया में। कहने से अब ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके वजह से आपकी इनकम कहां अक्रू हो गई? इंडिया में। अब तुम सोचो यूएस वाले क्या बोलेंगे तुझे? यूएस वाले बोलेंगे कि यार ये इनकम पे तो हमारा राइट है, हमें टैक्स चाहिए। अब तुम समझना हम प्रोविजन किस तरह से बनाते हैं वो सोचो। तुम यूएस का लॉ पढ़ोगे ना, यूएस का लॉ, तो यूएस के लॉ में भी तुम्हें ये पॉइंट दिखेगा। कैसे दिखेगा वहां पे? कि अगर एम्प्लॉयर यूएस है, यूएस गवर्नमेंट, एम्प्लॉई यूएस सिटीजन है, एंड अगर वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है वहां पे आउटसाइड यूएस, मतलब इंडिया में, कहने से दिस इनकम इज अक्रूड। सो हम आपको कहां अक्रू हो रही है ये इनकम? यूएस में। ये कहां लिखा है? यूएस के लॉ में लिखा है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। सोहम, आप इधर काम कर रहे हो बट काम यूएस के लिए कर रहे हो। प्रीत, आप काम वहां पे कर रहे हो बट काम इंडिया के लिए कर रहे हो। तो आपकी इनकम पे टैक्स इंडिया को मिलना चाहिए, आपकी इनकम पे टैक्स यूएस को मिलना चाहिए। तो यूएस के लॉ में बना दिया है कि आपकी इनकम वहां टैक्सेबल होगी, इंडिया के लॉ में बना दिया है आपकी इनकम यहां टैक्सेबल होगी। अब दूसरा प्रोविजन क्या बनता है पता है? कि सोहम, आप इंडिया में काम कर रहे हो ना, आपकी इनकम वहां टैक्सेबल है, इसलिए इंडिया में लॉ है क्या कि आपकी इनकम इज एग्जेम्प्ट। और दूसरा, प्रीत, आपके लिए लॉ क्या है? कि आपकी इनकम यहां टैक्सेबल है एज पर दिस पॉइंट। तो यूएस के लॉ में एक पॉइंट होगा क्या कि आपकी इनकम वहां पे एग्जेम्प्ट है। कुछ समझा क्या नहीं समझा? पर यस, हम लोगों ने भी कितना स्मार्टली प्रोविजन बनाया देखो। सोहम, हम तुझे यहां पे एग्जम्पशन देंगे, कब? जब तेरी कंट्री हमारे लोगों को एग्जम्पशन दे रही होगी। और वहां पे भी है ना 100% ऐसा ही लॉ होगा क्या? प्रीत, तुझे एग्जम्पशन वहां पे मिलेगा कब? जब सोहम को इंडिया में मिल रहा होगा। अब समझ में आया क्या हो रहा है कि नहीं समझा? समझा? 4 पॉइंट खत्म हुए अपने अभी तक, 4। पहला, असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। थर्ड, सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया। एंड नंबर 4, employer government of India, employee citizen of India and rendering services outside India। पहले ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलो बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इनकम हमें डिस्कस करनी है, फिफ्थ पॉइंट, वो है इंटरेस्ट इनकम। क्या है बोलो? इंटरेस्ट। अब है ना, ये जो इंटरेस्ट इनकम मैं आपको सिखाऊंगा, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड FTS, दैट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये थोड़ा बहुत सेम लाइंस पे है। कोई भी लॉ में आप देखोगे, चाहे इंडिया का लॉ पढ़ो या आउटसाइड इंडिया का, आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस के लिए रिलेशन में प्रोविजन पूरे अलग ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से ना ये तीन इनकम्स मेजर आ सकती है। समझो आप इंडिया में हो, कोई पर्सन बाहर है, आपने उससे लोन लिया, अब आप वो कंट्री को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब वहां पे जा रही है इंटरेस्ट। या अगर कोई पर्सन ने यहां से वहां लोन लिया तो वहां से इंटरेस्ट आ रही है। तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जो मेजॉरिटी इनकम आती है ना, मेजॉरिटी, वो है इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब पहले मैं आपको इंटरेस्ट का चार्ट पढ़ाता हूं कि क्या प्रोविजन है इंटरेस्ट को लेके। ये पूरा इंटरेस्ट का चार्ट है कि कब सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा एंड कब सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा एरिया डिफिकल्ट है समझने के लिए, सो पे अटेंशन। वर्डिंग्स देखो कैसे दिए हैं। इंटरेस्ट पेबल बाय। अब तुम देखो, अपने को है ना ये प्रोविजन कैसे अप्लाई करना है, कौन इंटरेस्ट दे रहा है ना, उसके बेसिस पे अप्लाई करना है। वर्डिंग्स क्या है देखो, इंटरेस्ट पेबल बाय। फॉर एग्जाम्पल, मैंने, सागर ने, प्रीत आपको लोन दी, मैंने आपको लोन दिया, आप मुझे क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेबल बाय प्रीत, but understand, for Preet interest is an expense, for Sagar interest is an income. So whether section 9 is applicable to Sagar or not, that depends on Preet. Preet पे डिपेंड करता है कौन इंटरेस्ट दे रहा है, पे कौन कर रहा है, पेयर कौन है, उस पे डिपेंड करता है। तो मुझे, मैंने आपको लोन दिया प्रीत, तो मुझे सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, वो प्रीत आप पे डिपेंड करेगा। तो इट इज इंटरेस्ट पेबल बाय। कौन इंटरेस्ट दे रहा है, पे कौन कर रहा है, पेयर कौन है, वो चेक करो। पहला पॉइंट देखो, बहुत इजी है। इंटरेस्ट इज पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कुछ पैसा, तो केस को चेंज ही कर देता हूं, मिस्टर सागर है, सागर ने कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, बराबर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पे करेंगे मुझे? इंटरेस्ट। तो अब देखो क्या आ रहा है, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सागर, तुझे क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल। सागर, तुझे सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। दिस इज केस नंबर 1। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट पर्सन। इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट पर्सन
इसका मतलब क्या, कौन इंटरेस्ट दे रहा है अब, रेसिडेंट। मतलब इधर आर एंड ओ आर बी आ गया और आर बी एन ओ आर बी आ गया, क्योंकि दोनों रेसिडेंट तो है ही ना। अब इसका मतलब क्या कि समझो सागर ने लोन दिया, किसको, प्रीत को, और प्रीत जो है वो कौन है, ये एक रेसिडेंट पर्सन है। अब प्रीत क्या पे कर रहा है सागर को, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज पेएबल बाय प्रीत हु इज रेसिडेंट पर्सन, सो इंटरेस्ट इज पेएबल बाय रेसिडेंट पर्सन, ठीक है। अब है ना प्रीत, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस में पहले चेक करूंगा, योर रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेसिडेंट। नाउ अंडरस्टैंड, अब मुझे एक स्टेप और आगे जाना है, क्या मुझे यह चेक करना है कि प्रीत ने ये पैसा कहां यूज किया है। मतलब प्रीत मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, मुझे सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा कि नहीं, मुझे सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है नंबर 1 प्रीत के रेसिडेंशियल स्टेटस पे, जो रेसिडेंट होना चाहिए। सेकेंडली वो डिपेंड करता है कि ये पैसा जो प्रीत आपने मुझसे बोरो किया है, बोरो लोन लिया ना, वो कहां आपने यूज किया है। तो प्रीत का रेसिडेंशियल स्टेटस पहले तो रेसिडेंट है। अब देखो प्रीत ने ये पैसा कहां यूज किया है, तो 4 केसेस में बनाऊंगा, 4। शांति से पहले प्रोविजन पढ़ो। कैपिटल बोरोड इज यूज्ड फॉर, बिकॉज फॉर प्रीत this is capital borrowed, loan is a capital borrowed. Capital borrowed is used for business and profession in India or any other income in India. Section number 9 is applicable, and if it is used for business and profession outside India, any other income outside India, section 9 is not applicable. Section 9 is not applicable. बैठा दिमाग में बैठ रहा है। तो अगर समझो प्रीत ने ये पैसा यूज किया फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, या फिर टू अर्न एनी अदर इनकम इन इंडिया, या फिर फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, या फिर फॉर एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया। तो अब सागर को सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा कि नहीं, 4 केसेस हैं, 1 2 3 4। चलो फर्स्ट केस में सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल, सेकेंड केस में भी एप्लीकेबल, इधर नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। गया भेजे में गया आपके। तो मुझे सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 प्रीत के रेसिडेंशियल स्टेटस पे, नंबर 2 प्रीत ने वो पैसा कहां यूज किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सागर ने प्रीत को लोन दी। प्रीत समझो आपने इंडिया में एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दी, रेस्टोरेंट, इट्स अ बिजनेस इन इंडिया। तो सेक्शन नंबर 9 इज किसको, प्रीत को के सागर को, सागर को, सागर को सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। अच्छा प्रीत ने अगर रेस्टोरेंट आउटसाइड इंडिया स्टार्ट की तो सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा प्रीत ने अगर कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया इंडिया में तो एप्लीकेबल। अगेन कोचिंग क्लासेस इज बिजनेस इन इंडिया। कोचिंग क्लासेस आउटसाइड इंडिया स्टार्ट किए तो नॉट एप्लीकेबल। अच्छा प्रीत ने अगर समझो कि यही पैसा डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया इन इंडिया तो एप्लीकेबल। वाई, नाउ प्रीत इज अर्निंग एनी अदर इनकम इन इंडिया एंड समझो डिबेंचर्स खरीदे ऑफ अ फॉरेन कंपनी, कैन आई से सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। बैठ रहे दिमाग में आपके। अब आप लास्ट पार्ट पढ़ो सेक्शन का, इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय नॉन रेसिडेंट पर्सन, कैपिटल बोरोड इज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। Business and profession outside India, any other income outside India or any other income in India, section 9 is not applicable. अब ध्यान से समझना,
कुछ एक चेंज दिखा होगा तुम्हें, चेंज करेंगे डिस्कस, डिटेल में करवाऊंगा डिस्कस। पहले मैं प्रोविजन के ऊपर एग्जांपल बना देता हूं। सागर है, सागर ने क्या दिया है बोलो, लोन, किसको, प्रीत को। अब प्रीत कौन है, नॉन रेसिडेंट, प्रीत क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। सागर को सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, वो डिपेंड अब करता है प्रीत के रेसिडेंशियल स्टेटस पे, प्लस प्रीत ने ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। समझो प्रीत ने ये पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, या फिर एनी अदर इनकम इन इंडिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, और एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया। अब देखो, अब सागर को सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रीत के रेसिडेंशियल स्टेटस पे, और प्रीत ने पैसा कहां इन्वेस्ट किया है। चलो बोलो, फर्स्ट केस में आएगा, सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में नहीं आएगा। थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वो हो जाएगा सॉल्व, डोंट वरी। पहले एग्जांपल समझो, प्रीत वापस से मैंने आपको लोन दिया, अब प्रीत ने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिए इन इंडिया। बोलो सेक्शन 9 किसको, प्रीत को के सागर को। कोचिंग क्लासेस आउटसाइड इंडिया, रेस्टोरेंट बिजनेस इन इंडिया, रेस्टोरेंट आउटसाइड इंडिया। अब प्रीत ने समझो इन्वेस्ट किया इन डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, नॉट एप्लीकेबल। डिबेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, एफडी इन इंडिया, फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया, फिक्स डिपॉजिट आउटसाइड इंडिया। जा रहा है आपके भेजे में, जा रहा है। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस वापस से पूछ रहा हूं, जस्ट लेट मी नो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। मैंने प्रीत को लोन दिया, प्रीत एक रेसिडेंट पर्सन है, प्रीत स्टार्टेड कोचिंग क्लासेस इन इंडिया, कोचिंग क्लासेस आउटसाइड इंडिया, रेस्टोरेंट इन इंडिया, रेस्टोरेंट आउटसाइड इंडिया, डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया, फिक्स डिपॉजिट आउटसाइड इंडिया। सागर ने प्रीत को लोन दिया, प्रीत एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ही स्टार्टेड कोचिंग क्लासेस इन इंडिया, कोचिंग क्लासेस आउटसाइड इंडिया, रेस्टोरेंट इन इंडिया, रेस्टोरेंट आउटसाइड इंडिया, डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, एफडी इन इंडिया, एफडी आउटसाइड इंडिया। पहले इतना समझा आपको। अब सुनो, अब एक जगह पे ना उन्होंने ये एनी अदर इनकम इधर से इधर शिफ्ट कर दिया है, बराबर। अब अपने को देखना है इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका क्या इंप्लीकेशन होगा ये चीज का, वो हम लोगों को देखना है। सबका ध्यान यहां पे समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। आप पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, दिमाग में ये डालो, आप पढ़ सिर्फ दो ही लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हो। कौन कौन पता है, आरबी, एनओआर और एनआर। आर एंड ओआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि वो इनकम इंडिया में अक्रू हो या आउटसाइड इंडिया, कहने से उसको तो टैक्सेबल है ही। तो आप ये पूरा पढ़ क्यों रहे हो, मतलब सागर जो है वो इनकम कमा रहा है, मैं लिख रहा हूं सेक्शन 9 एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। ये सब रेलेवेंट कब होगा, जब सागर का रेसिडेंशियल स्टेटस आरबी, एनओआर हो या एनआर हो। अच्छा, सागर अगर एनआर, आर एंड ओआर है, अरे चाहे सेक्शन 9 अप्लाई हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो टैक्स लगने वाला ही है। तो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, understand entire this scope of income and residential status chapter is relevant only from the point of view of RB and OR or NR, because if you are R and OR, world income is taxable to you. Whatever income you earn in India and whatever income you earn outside India, you are liable to pay tax in India. खत्म हो गया बात उधर ही। तो आपको पढ़ना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, RB, NOR और NR के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये भेजे में गया आपके। अब सुनो, अब है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो 2002 या 3 में, मुझे ईयर याद एग्जैक्ट नहीं है, फाइनल सीए में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। मस्त केस है, समझना।
आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया था, मिस्टर ए, इस नाम सेम रखता हूं, मिस्टर सागर, ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2024। इंडिया से गया कौन? सागर। कहां पे? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर प्रीत, he left India on 7th April 24। सागर ने प्रीत को लोन दिया ऑन 25th May 24। प्रीत और सागर बाद में इंडिया में आए ही नहीं है, ये आउटसाइड इंडिया ही है अभी पूरे साल। तो ये दोनों ने इंडिया विजिट ही नहीं किया बाद में, ठीक है। प्रीत ने यही पैसा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कहां पे किया? इन डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। प्रीत आपको यहां से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुई एंड आपने सागर को इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन क्या था? वेदर मिस्टर सागर इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन है। क्या सागर को इंडिया में टैक्स लगेगा के नहीं? ये क्वेश्चन है आपके सामने, सुनो अभी बराबर से। अब पहली चीज तो सागर का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या? रेसिडेंशियल स्टेटस कैन आई से नॉन रेसिडेंट। प्रीत का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या? नॉन रेसिडेंट। अब सागर जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पी, उस पे सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। क्यों? अरे एनआर से इंटरेस्ट आ रही है, एनआर ने पैसा कहां डाला? एनी अदर इनकम इन इंडिया, तो सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। And if section 9 is not applicable, this income is accrued where? Outside India. This interest is received also outside India. And if this is accrued and received outside India, can I say Sagar is not liable to pay tax in India? बोलो, ये समझा? पक्का? सेम प्रोविजन अप्लाइज इफ मिस्टर सागर इज आरबीएनओआर। सागर एनआर हो या आरबीएनओआर हो, कैन आई से सेम प्रोविजन इज एप्लीकेबल? बोलो, समझाइए बराबर। मैं आर एंड ओआर होगा तो क्या हो जाएगा? सागर तो टैक्स आ जाएगा इंडिया में, बराबर। तो अब सागर जो है, सागर, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सागर कौन है? तो समझो सागर या तो आरबीएनओआर है या फिर सागर एनआर है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आप समझो सब सागर हो, आप किसको लोन देना प्रीफर करोगे? ऐसे प्रीत को जो नॉन रेसिडेंट है और जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने वाला है, कि ऐसे प्रीत को जो रेसिडेंट है और जो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है डिबेंचर्स में? नॉन रेसिडेंट। तो इन्होंने क्या किया है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो, एक आरबीएनओआर और एनआर दूसरे एनआर को लोन दे और ये एनआर अगर इंडिया में पैसा डाले तो हमने ये एनआर को थोड़ा सा एक छोटा सा रिलीफ दिया है। क्या? कि भाई चल, तेरे को इंडिया में टैक्स नहीं लगाएंगे। इंडिया को एक ही फायदा हुआ है, क्या? देयर विल बी फॉरेन करेंसी इनफ्लो, क्योंकि एक एनआर आरबीएनओआर दूसरे एनआर को लोन देगा, ये इंडिया में पैसा डालेगा
तो पैसा इंडिया में आएगा, तो देयर विल बी फॉरेन करेंसी इनफ्लो। बाकी कोई इसका लॉजिक नहीं है एग्जम्पशन देने का। तो अगर आपको कोई पूछे ना ये प्रोविजन की वजह से फायदा किसको हुआ, तो फायदा सिर्फ दो ही लोगों को हुआ है। किस किस को? आरबी एनओआर एंड एनआर। आप अगर आरबी एनओआर हो, आप किसको लोन देना प्रीफर करोगे? आर को या एनआर को? जो एनी अदर इनकम में इन्वेस्ट करेगा, एनआर को। गया आपके भेजे में गया ये पॉइंट, बस ये आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मिस्टर सागर आर एंड ओआर होता तो टैक्सेबल ही हो जाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, देखने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, यहां पे मैं लिख रहा हूं इफ मिस्टर सागर इज आर एंड ओ आर, कैन आई से इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। अच्छा, नेक्स्ट और एक पॉइंट लिख रहा हूं इफ इंटरेस्ट इज received in India, then Mr. Sagar is liable to pay tax and his residential status is not relevant। समझा क्यों नॉट रेलेवेंट? क्यों? रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, अब क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज नीचे लिख दी है। अब तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वो तुम पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट ये प्रोविजन में आया ये समझ में? अब सेम प्रोविजन विथ माइनर चेंज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एक छोटा सा चेंज है, पढ़ो तुम्हें समझेगा, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। चेंज समझा क्या? क्या ये जो एनी अदर इनकम इधर था उसको इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब तुम्हारा चार्ट है ना वो सेम हो गया। किसका? रेसिडेंट का एंड नॉन रेसिडेंट का। और इसीलिए देखो ना दोनों को क्लब कर दिया है नीचे। आई विल गिव वन एग्जांपल, पे अटेंशन। आप सब ने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा। 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान जो है वो एक इन्वर्टर बनाता है नेम्ड एज वायरस, जो पता है कार बैटरीज यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। देखा है पिक्चर आप लोगों ने? अब समझो वो इन्वर्टर जो है, आमिर खान ने वो इन्वर्टर का पेटेंट ले लिया खुद के नाम पे। अब आमिर खान ने वही इन्वर्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। किसको दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्वर्टर दिया। किसने? आमिर खान ने। अब तुम्हें समझ में आ रहा है आमिर खान को क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? रॉयल्टी। रॉयल्टी रिसीव्ड और रॉयल्टी पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? सेक्शन 9 इज किसको? आमिर खान को। चलो, आमिर खान ने वो इन्वर्टर रिलायंस को दिया, रिलायंस, एंड रिलायंस स्टार्टेड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। रिलायंस ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना स्टार्ट किया। कहां पे? इन इंडिया। अब रिलायंस को इन्वर्टर दिया है। रिलायंस एक इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट। याद है लास्ट लेक्चर? तो इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट। तो आमिर खान ने इन्वर्टर किसको दिया है? रेसिडेंट पर्सन को। और उसने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना स्टार्ट किया। कहां पे? इंडिया में। क्या हो जाएगा?
एप्लीकेबल, क्योंकि रिलायंस क्या कर रहा है इंडिया में, बिजनेस। तो अब सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, और अब टैक्स लगेगा किसको, आमिर खान को। बट समझो रिलायंस स्टार्टेड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड इंडिया, क्या हो जाएगा, सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अब रिलायंस बिजनेस कहां कर रहा है, आउटसाइड इंडिया। चलो, रिलायंस ने, आमिर खान ने इन्वर्टर रिलायंस को दे दिया, रिलायंस ने खुद ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया, उसने वही इन्वर्टर टाटा कंपनी को दे दिया। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, रिलायंस इज अर्निंग एनी अदर इनकम इन इंडिया, सेक्शन 9 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। एंड समझो रिलायंस ने वही इन्वर्टर किसी फॉरेन कंपनी को दे दिया आउटसाइड इंडिया, तो रिलायंस इज अर्निंग एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, केस को चेंज करते हैं। आमिर खान ने इन्वर्टर दिया एक फॉरेन कंपनी को जिसका पोयम इज आउटसाइड इंडिया। पोयम आउटसाइड इंडिया मतलब नॉन रेसिडेंट हो गई वो, पोयम का फुल फॉर्म प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो कंपनी नॉन रेसिडेंट हो गई। अब आमिर खान ने इन्वर्टर दिया किसको, फॉरेन कंपनी को, नॉन रेसिडेंट को। नॉन रेसिडेंट कंपनी स्टार्टेड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, एप्लीकेबल। स्टार्टेड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड इंडिया, नॉट एप्लीकेबल। अब सुनना, दिस नॉन रेसिडेंट कंपनी गेव दैट इन्वर्टर टू रिलायंस इन इंडिया, so now non-resident is earning any other income in India, section 9 applicable। ये इंटरेस्ट में नॉट एप्लीकेबल था। एंड समझो ये फॉरेन कंपनी ने किसी और फॉरेन कंपनी को दे दिया तो नॉट एप्लीकेबल। मैं ना सारे इंटरेस्ट से लेके अभी तक के केसेस रिपीट कर रहा हूं, जस्ट लेट मी नो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। मैंने प्रीत को लोन दिया, प्रीत एक रेसिडेंट पर्सन है, ही स्टार्टेड कोचिंग क्लासेस इन इंडिया, कोचिंग क्लासेस आउटसाइड इंडिया। रेस्टोरेंट बिजनेस इन इंडिया, रेस्टोरेंट आउटसाइड इंडिया। डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिवेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। मैंने प्रीत को लोन दिया, प्रीत एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ही स्टार्टेड कोचिंग क्लासेस इन इंडिया, कोचिंग क्लासेस आउटसाइड इंडिया। रेस्टोरेंट बिजनेस इन इंडिया, रेस्टोरेंट आउटसाइड इंडिया। डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिवेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। आमिर खान ने इन्वर्टर दिया रिलायंस को, रिलायंस स्टार्टेड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। रिलायंस गिव दिस इन्वर्टर टू टाटा कंपनी, रिलायंस ने किसी फॉरेन कंपनी को दे दिया। आमिर खान ने इन्वर्टर दिया फॉरेन कंपनी को जिसका पोयम इज आउटसाइड इंडिया, उसने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना स्टार्ट किया इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड इंडिया। वो कंपनी ने यही इन्वर्टर रिलायंस को दे दिया इन इंडिया, किसी दूसरी फॉरेन कंपनी को दिया आउटसाइड इंडिया। और अगर आपको रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट एंड एफटीएस मिला फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गया भेजे में गया आपके। तो ये आपका और एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी एंड एफटीएस। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या है, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड। अगर कोई इंडियन कंपनी पे कर रही है, सोर्स ऑफ इनकम ही इंडिया से है, इट इज अक्रूड इन इंडिया। ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन की तरह है, ये नहीं भी लिखते तो भी हम वही समझते कि इट इज अक्रूड इन इंडिया। अब पहले आप लोग ये इंटरेस्ट का चार्ट बनाओगे, फिर आप लोग ये इंटरेस्ट के सारे एग्जाम्पल्स लिखोगे। अभी अपन लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हो गए अपने, ये 5th पॉइंट था ना, इंटरेस्ट 5th, 6th हो गया अपना रॉयल्टी और 7th हो गया अपना डिविडेंड। अब 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से समझना, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम जो है ये कहां पे अक्रू होती है, तो ध्यान से समझो। इसके अंदर दो चीजें हैं। आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर इंडिया में है तो ये इनकम इंडिया में अक्रू होती है। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन ही आउटसाइड इंडिया है तो ये इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू होती है। जहां पे भी आपका
बिजनेस है या जहां पे भी आपका प्रोफेशन है वहां पे आपकी इनकम अक्रू होती है। बोलो ये समझा पहले। अब है ना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और क्या आ रहा है कि कुछ लोगों का है ना बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया होता है। उनका बिजनेस कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। या प्रोफेशन कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। बट कहीं ना कहीं उनका बिजनेस इंडिया के साथ कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं उन्हें इंडिया से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है जो उनका बिजनेस है आउटसाइड इंडिया उसके लिए। मतलब क्या? आपका बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, बट अगर आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बिजनेस कहां पे है आपका? आउटसाइड इंडिया, बट आपका बिजनेस इंडिया के साथ क्या है? कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं इंडिया के रिलेटेड बिजनेस है। तो फिर जितना बिजनेस इंडिया से कनेक्टेड है, जितनी इनकम इंडिया को एट्रीब्यूटेबल है, वो इनकम पे तुम्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया? सर बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है? मीनिंग क्या बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का? तो अब तुम बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन देखोगे ना, तो डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट होता है कि बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? डेफिनेशन इंक्लूसिव है। हमारे पास कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है कि ये चीज बिजनेस कनेक्शन है, ये चीज बिजनेस कनेक्शन है, ये चीज बिजनेस कनेक्शन है। नहीं, हमारे पास सिर्फ एग्जांपल्स है बिजनेस कनेक्शन का। कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है बिजनेस कनेक्शन से। क्या की गई है? एक्सक्लूड। तो कुछ चीजें एक्सक्लूड हुई है बिजनेस कनेक्शन में से। हमारा मेन फोकस किस पे होगा? एक्सक्लूजन पे। 5 चीजें एक्सक्लूड की गई है बिजनेस कनेक्शन में से। 5 चीजें। ये 5 चीजों पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि क्या क्या चीजें बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। अब पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो फर्स्ट एग्जांपल, फैक्ट्री इन इंडिया। अगर आपका इंडिया में फैक्ट्री है, इट मीन्स आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। अब ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल लो कि समझो प्रीत, आप अभी कहां पे हो? आउटसाइड इंडिया हो और आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो। आपका आउटसाइड इंडिया एक बिजनेस है। आपने क्या किया है प्रीत? इंडिया में ना, इंडिया में आपने एक फैक्ट्री डाला है। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट ए, और उसको कन्वर्ट करते हो इनटू प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए खरीद के प्रोडक्ट बी में उसको कन्वर्ट करते हो, फिर यही प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया लेके जाते हो और प्रोडक्ट बी से आप प्रोडक्ट सी जो है वो बना के बेच रहे हो। प्रोडक्ट सी का जो सेलिंग प्राइस है वो है 1000 और इसकी जो कॉस्ट है वो है 400, तो देयर इज प्रॉफिट ऑफ 600। 600 का आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो यहां से। अब तुम्हें समझ में आ रहा है बिजनेस कहां कर रहा है प्रीत? आउटसाइड इंडिया, बट तुम्हें समझ रहा है कहीं ना कहीं इंडिया से उसको हेल्प मिली है। तो पहला ही पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये 600 का जो प्रॉफिट है उसको आप क्या करो? डिवाइड करो। हाउ मच प्रॉफिट इज एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया
जितना इंडिया को एट्रीब्यूटेबल है उस पे सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, और जितना प्रॉफिट आउटसाइड इंडिया को एट्रीब्यूटेबल है उस पे सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। बैठा दिमाग में आपके? तो सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल एंड सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। तो देखो, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है फैक्ट्री इन इंडिया, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के भी रिसोर्सेस यूज हुए हैं ना आज। भले ही तुम बिजनेस बाहर कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंडिया ने तुम्हें हेल्प तो की है ये इनकम कमाने में। प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट भी बनाई है इंडिया में, रिसोर्सेस यूज हुए ये है। चलो आके टैक्स भरो उतने पार्ट पे। तो ये जो पार्ट है ना, सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, दैट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। और यहां पे जो मैंने लिखा है ना एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूड के अंदर पहला पॉइंट आ जाता है ये वाला, और उसको उन्होंने कैसे ड्राफ्ट किया है वो देखो। उसका ड्राफ्टिंग देखो कैसे किया है, ऐसे लिखा है, इन केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। मतलब कैसे ड्राफ्टिंग है देखो उसका, कि क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं है, क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं है जिसमें ऑल दी ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। इसका मतलब क्या, सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन इंडिया एंड सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया। सो द ऑपरेशंस विच आर कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया वो एक्सक्लूडेड है, वो एक्सक्लूडेड है। ये आपका एक्सक्लूजन का पहला पॉइंट है ये, इन केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल दी ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है आपके? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, आफ्टर सेल सर्विस ऑफिस इन इंडिया। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बिजनेस कनेक्शन। अब एक एग्जांपल लो कि प्रीत जो है वो अभी आउटसाइड इंडिया घूमने गया है, और प्रीत ने वहां पे आउटसाइड इंडिया एक डेल कंपनी का लैपटॉप परचेज किया। फिर जो डेल कंपनी है उसने उसको लैपटॉप कहां बेचा, आउटसाइड इंडिया बेचा। तो डेल कंपनी बिजनेस कहां कर रही है, आउटसाइड इंडिया। अब डेल कंपनी जो है, ध्यान से सुनना, डेल कंपनी जो है उसने क्या किया है, लैपटॉप आउटसाइड इंडिया बेचा है। सो बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया एंड दिस लैपटॉप इज अंडर अ वारंटी ऑफ 1 ईयर। प्रीत ये लैपटॉप लेके इंडिया में आ गया, रफली अभी लैपटॉप को 2 साल हो गए, 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और अब ये साल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। तो प्रीत जो है वो यही लैपटॉप लेके कहां चला गया, डेल के सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर कहां पे था, इंडिया में था, पर गया है 2 साल बाद। तो नाउ लैपटॉप इज नॉट अंडर वारंटी। तो उन्होंने देखा कि ये लैपटॉप में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसको बोला कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं जो आउटसाइड इंडिया बैठे हैं वो क्या करेंगे, वो एनी डेस्क और सॉफ्टवेयर आते हैं टीम व्यूवर करके, तो वो सारे सॉफ्टवेयर यूज करके आपके लैपटॉप का हम उनको एक्सेस देंगे और वो लोग वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सर्विसेज दे आर गोइंग टू रेंडर आउटसाइड इंडिया ओनली, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया दे विल बी रेंडरिंग सर्विसेज। और प्रीत आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल जो पेमेंट है वो है $100 का, और वो भी आपको ऑनलाइन जाके करना है। आप उसका रिसीट लेके आओ, हम लोग आपका लैपटॉप 2 घंटे में ठीक करके दे देंगे। अब इसने क्या किया, डेल कंपनी को ऑनलाइन $100 पे किया, तो रफली 8,000 9,000 के बीच में पेमेंट आया, और वो रिसीट लेके गया कहां पे, सर्विस सेंटर में, और सर्विस सेंटर में वो रिसीट दिखाई, उन्होंने लैपटॉप लिया, 2 घंटे में ठीक करके दे दिया। अब तुम समझो ये डेल कंपनी ने आउटसाइड इंडिया 8,000 रुपया कमाया, बट तुम्हें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं इंडिया से हेल्प तो मिली है ना उनको, क्योंकि उनका आफ्टर सेल सर्विस था। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इंडिया में फैक्ट्री होना, वेयर हाउस होना, गोडाउन होना, ऑफिस होना, आफ्टर सेल सर्विस ऑफिस है, ये सब एग्जांपल्स है किसके, बिजनेस कनेक्शन के।
अच्छा, क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं है? तो तुम समझो, व्हेन ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, ये चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं है. इन केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया. मतलब क्या? सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट in India and some operations are carried out outside India. So the operations which are carried out outside India, वो business connection नहीं है. Next, अगर समझो यही एग्जाम्पल में प्रीत, आप किसी से सिर्फ प्रोडक्ट भी खरीदते, बस किसी से आप प्रोडक्ट भी खरीद लेते, खरीद के आप बाहर लेके चले गए, बस खत्म, परचेज ही किया इंडिया से. परचेज करने के बाद आपने उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है, आपने इंडिया के कोई रिसोर्सेस यूज नहीं किए हैं, आपने क्या किया? सिर्फ परचेज, प्रोडक्ट भी खरीदा और बाहर लेके गए. अगर आप सिर्फ परचेज करोगे, परचेज करने के बाद आप उसको डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया ही लेके जाओगे, इफ इट इज ओनली परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, खत्म. दिस इज ऑल्सो नॉट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. ये भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं है, ये भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं है. बैठ रहा है आपके दिमाग में? बैठ रहा है. नेक्स्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया. अब ये चीज क्या है कि अगर आप कोई कलेक्शन करते हो ऑफ न्यूज और व्यूज इन इंडिया फ्रॉम ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, और इसके वजह से अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, अगेन दिस इज नॉट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्यों बिजनेस कनेक्शन नहीं है? सेकेंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं है इंडिया में. खरीदा ना, समझो प्रीत आपने मुझसे गुड्स खरीदा, अब मेरे को अपने पेमेंट किया, मेरे को तो उस पर टैक्स आएगा क्योंकि मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं. आपने वो गुड्स बस बाहर लेके गए, so there is no value addition. हाँ प्रीत, आप खरीद के कुछ अगर उसमें ऐड करते वैल्यू, तो हम बोल सकते थे कि इट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. बैठ रहे ना दिमाग में? थर्ड पॉइंट क्यों नहीं है? कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया. सुनो, अब एग्जाम्पल लो के हम आपका एक न्यूज चैनल है आउटसाइड इंडिया. अब आप क्या करते हो? हर एक जगह से न्यूज कलेक्ट करते हो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आप अपने न्यूज चैनल पे दिखा रहे हो. अब आपने कुछ न्यूज इंडिया से कलेक्ट की. अभी एट प्रेजेंट जो एकदम पॉपुलर न्यूज है वो है महाकुंभ. अब वो न्यूज बहुत चल रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत चल रहा है, कितने लोग विजिटर्स है, ये वो सब पूरा टाइम आप देखोगे तो उसकी बहुत बातें हो रही है आजकल. तो सोहम आपने वो न्यूज इंडिया से कलेक्ट की. अब कैसा है, जितना न्यूज ट्रेंडिंग होगा, कंट्रोवर्शियल न्यूज होगा, कहने से उतना आपका चैनल अच्छा चलेगा. तो आप ऐसी न्यूज इंडिया से कलेक्ट करके लेके जा रहे हो. अभी वो दिल्ली के इलेक्शंस हुए, तो अभी वो न्यूज आपने यहां से कलेक्ट की और अपने अपने चैनल पे बाहर दिखाई. अब बाहर दिखाई, उसके वजह से क्या हुआ? आपके चैनल पे व्यूअरशिप बढ़ा. व्यूअरशिप बढ़ा, लोग ज्यादा देखने लगे वो चैनल. अब व्यूअरशिप बढ़ा तो कहने से आपके यहां पे लोगों ने एडवर्टीजमेंट के लिए कॉल करना स्टार्ट कर दिया कि भाई चैनल पे हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दिखाओ. न्यूज चैनल को इनकम कहां से आएगी? कहने से लोग अपने कंपनी के एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे वहां पे. तो क्या हुआ कि लोगों ने एडवर्टीजमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया. मतलब आप देखो, आपने कोई न्यूज कलेक्ट की है, कहां से? इंडिया से, जो आपने अपने चैनल पे दिखाई, जिसके वजह से व्यूअरशिप बढ़ा, आपकी इनकम बढ़ी. आपकी इनकम बढ़ रही है. देखो कहीं ना कहीं आपकी इनकम में इंडिया का हाथ तो है, क्योंकि इंडिया से आपने न्यूज कलेक्ट की, बट हम आपको इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा मानता है कि न्यूज एक ऐसी चीज है ना जिसका फ्री फ्लो होना चाहिए. देश में क्या चल रहा है ना, वो हर एक पर्सन को पता होना चाहिए. और इसी रीजन के वजह से जब न्यूज हमारे यहां से कोई कलेक्ट करके लेके जाता है ना आउटसाइड इंडिया,
और वो अपने चैनल पे दिखाता है, उसके वजह से उसकी इनकम बढ़ती है, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ी तो उसको एडवर्टीजमेंट इनकम बढ़ी, हम उससे टैक्स नहीं लेते हैं। सेम चीज अगर हमारे न्यूज चैनल वहां से जाके कुछ न्यूज कलेक्ट करके लेके आते हैं, वहां की गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेगी। क्यों? न्यूज का क्या होना चाहिए? फ्री फ्लो होना चाहिए। बैठा? दिमाग में बैठा आपके? नेक्स्ट, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया। अब ये चीज क्या है? एग्जाम्पल लो। सोहम जो है, समझो वो अभी नॉन रेसिडेंट है पहले तो, एंड प्रीत जो है वो भी नॉन रेसिडेंट है। सोहम ने सोचा है कि वो एक मूवी प्रोड्यूस करेगा जिसमें हीरो प्रीत रहेगा, एग्जाम्पल। और ये जो मूवी है उसका पूरा शूटिंग इंडिया में होगा। आप प्रोड्यूसर हो मूवी के, पैसा कौन लगाता है मूवी में? प्रोड्यूसर। तो आपने पैसा लगाया मूवी में और ये हीरो है, मूवी का शूटिंग हुआ इन इंडिया, मूवी रिलीज हुआ और मूवी फ्लॉप। सच नहीं बोलना है, सच नहीं बोलने का कभी भी। मूवी क्या हो गई? हिट। अब मूवी जो है वो हिट हो गई, प्रोड्यूसर जो है उसने 100 करोड़ की मूवी बनाई थी और तभी उसको 300 करोड़ मिला है, मूवी ने 300 करोड़ कमाया। तो अब 200 करोड़ का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ सोहम आपको। अब आपको सोहम जो प्रॉफिट हुआ है 200 करोड़ का, कहीं ना कहीं इंडिया ने हेल्प किया आपको कमाने में। क्यों? क्योंकि आपने मूवी की शूटिंग इंडिया में की, तो इंडिया दिखाया ना आपने, तो भी हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ना टूरिज्म बढ़ेगा। तो जितना आप इंडिया दिखाना चाहो दिखाओ, इससे क्या होगा? टूरिज्म बढ़ेगा, और इसीलिए हम टैक्स नहीं लेना चाहते। सी अंडरस्टैंड, ऑल दिस थिंग्स वुड अमाउंट टू बिजनेस कनेक्शन, बट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन, यानी से अब ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो आपका ये 5 पॉइंट का आंसर होना चाहिए। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर not carried out in India, मतलब some operations are carried out in India and some operations are carried out outside India. फिर second, purchase of goods in India for export. Third, collection of news and views in India for transmission out of India. Next, shooting of cinematograph films in India. And last point, activities confined to display of rough diamonds in special notified zones notified by central government, notified by central government। अब इसका मतलब क्या? देखो, कुछ प्रोविजंस है ना, कुछ प्रोविजंस, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, उसके पीछे होता है पैसा। अब पैसा मतलब क्या? कुछ कंपनीज, आपको पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फंडिंग देती है। आज पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहां से मिलता है? ये बड़े बड़ी कंपनीज से। तो कुछ प्रोविजंस के पीछे ना कभी कोई लॉजिक नहीं होता है, क्या होता है उसके पीछे? पैसा। क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोविजन बना होगा एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ने कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प किया होगा। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? अब ये प्रोविजन के पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ सुनो क्या कॉन्सेप्ट है ये। अब है ना, डिस्प्ले का मतलब होता है एग्जीबिशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गोरेगांव जो एरिया है ना, वहां पे एक प्लेस है नेस्को करके, बहुत फेमस है, जहां पे ना बहुत एग्जीबिशंस होते हैं। अब क्या होता है वहां पे एग्जीबिशन में? कैसा होता है, अभी कौन सा फेब मंथ चल रहा है, तो अभी शायद होगा, और एक अगस्त में भी आता है। मैंने एक बार एग्जीबिशन में गया था, इट वॉज एग्जीबिशन इन रिलेशन टू दिस ऑर्नामेंट्स, गोल्ड का एग्जीबिशन था। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग गोल्ड बिजनेस में एंगेज है, मतलब जो भी ऑर्नामेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स और सब बनाने का, वो लोग है ना वहां पे स्टॉल लेते हैं अपना, और कम से कम 2000 लोग होते हैं जितने स्टॉल लेते हैं वो लोग।
और वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं वहां पर। अब जो भी ये बिजनेस में एंगेज्ड है वो लोग उधर विजिट करते हैं, क्योंकि सब लोग ने तो स्टॉल नहीं लिया होगा। आप देखोगे तो पूरा पैक रहता है वो, मतलब डेली विजिटर्स भी कम से कम 20 से 25 हजार लोग रहते हैं। इतने लोग यू कैन से वहां पे विजिट करते हैं। अब वो लोग क्या है, समझो कि मैं भी गोल्ड बिजनेस में हूं, मेरा स्टॉल नहीं है पर मैं गया उधर, सबका मैंने देखा एग्जीबिशन। अब किसी का कुछ मटेरियल या कुछ ऑर्नामेंट्स मुझे अच्छे लगे, नंबर एक्सचेंज होते हैं और फिर आगे जाके आप अपना बिजनेस उनके साथ कर सकते हो। तो अब है ना, वो तो मैंने एग्जांपल दिया कि एग्जीबिशन किस तरह से होता है। अब वैसे ही है ना, समझो कि ये नेस्को एरिया का एग्जांपल लो। नेस्को में, ये नेस्को एरिया को पहले तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, और अब इधर एग्जीबिशन होने वाला है कौन सी चीज का, डायमंड्स का। अब एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में आई, वो एग्जीबिशन में उसने पार्ट लिया, अपने डायमंड्स वहां पे डिस्प्ले किए, डायमंड्स डिस्प्ले किए, एग्जीबिशन हुआ डायमंड्स का, लोगों ने वो फॉरेन कंपनी का नंबर लिया और ये फॉरेन कंपनी चली गई बाहर डायमंड्स लेके। अब ये बाहर गई तो बाहर इसका सेल्स बढ़ गया, क्यों, इंडिया में एग्जीबिशन हुआ था। अब हम इधर इसको भी बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, ये चीज भी बिजनेस कनेक्शन नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, थोड़ी चीजों के पीछे लॉजिक नहीं होता है। मे भी ऐसा हुआ रहेगा कि किसी फॉरेन कंपनी से कुछ फंडिंग आया हो, पैसा आया हो, उसके लिए ये प्रोविजन बना है। तो 5 चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं है, 5। पहला क्या, इन केस ऑफ अ बिजनेस in respect of which all the operations are not carried out in India. Second क्या है बोलो, purchase of goods in for export. Third क्या है, collection of news and views in India for transmission out of India. See, first point में तो लॉजिकल था क्या, कि ये वाला जो ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया कैरी किए उस पर तो सेक्शन 9 नहीं लगना चाहिए, तो वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। परचेज ऑफ गुड्स में देर इज नो वैल्यू एडिशन इन इंडिया, सिर्फ आप इंडिया से गुड्स खरीद रहे हो। अब जिससे खरीदा, समझो कि प्रीत आपने मुझसे 1000 में गुड्स खरीदा, मुझे तो 1000 पे टैक्स लग गया, अब आप वो गुड्स बाहर लेके गए हो बस। तो अब थोड़ी कोई इंडिया में वैल्यू एडिशन हुआ है। तो प्रीत आपको कोई इंडिया में आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, क्या ये फ्री फ्लो होना चाहिए। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया, टूरिज्म बढ़ेगा इससे। एंड लास्ट, एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली टू फॉरेन कंपनी। सो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है जो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अब आप लोग ये 8 पॉइंट ऐड करोगे और ये लिखोगे और ये 5 पॉइंट यहां पे लिख दोगे एक्सक्लूजन के अंदर। क्वेश्चन अगर आया तो ये एक्सक्लूजन पे आ सकता है। 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ यहां पे एक समरी दे देता हूं, सेक्शन 9 का समरी। चलो, पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था, असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, बराबर। चलो, सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस किया था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। थर्ड, सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया। फोर्थ, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉई सिटीजन ऑफ इंडिया, रेंडरिंग सर्विसेज outside India. Fifth, interest payable by. Sixth,
royalty and FTS payable by 7th dividend from Indian company, and last 8th business and profession in India or business connection in India. बैठा दिमाग में अभी? चलो पहले आप लोग इतना लिख लेंगे। चलो ध्यान से सुनो, लास्ट पॉइंट अपना, फिर एक सम देता हूं मैं आपको, सॉल्व करना है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें कुछ प्रोविजन नहीं है, सिर्फ समझना है पॉइंट क्या है। समझो आपको दिया गया है कि अभी प्रीवियस ईयर है 23-24। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है। मैं लिख रहा हूं कि समझो प्रीवियस ईयर अभी जो चल रहा है दैट इज 23-24। नहीं, प्रीवियस ईयर इज 23-24। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि डिविडेंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज 5 lakhs। आपको 5 लाख रुपए का क्या मिला है बोलो? डिविडेंड। 5 लाख का डिविडेंड मिला है। इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ओनली फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप R&OR हो सकते हो या फिर RB NOR हो सकते हो या फिर NR हो सकते हो, तीनों में से कुछ भी हो सकते हो। आपको दिया है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। आप मुझे बताओ ना क्या होगा ये इनकम का, किसको टैक्स लगेगा? सिर्फ इसको लगेगा और ये दोनों को, बराबर। अब ये साल आपका खत्म हो गया, एग्जाम्पल कंटिन्यू ही हो रहा है। नेक्स्ट ईयर आया 24 और 25 और आपको ऐसा दिया है क्वेश्चन में डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹5 lakh which was received in previous year 23-24 is remitted to India। मतलब क्या, जो 5 लाख रुपया अपने को लास्ट ईयर मिला था, अपन ने क्या किया, वो पैसा आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लेके आए इस साल में। थोड़ा सा सोच के बताओ, अब ये साल में R&OR, RB NOR और NR के केस में क्या होना चाहिए डिविडेंड को लेके, बोलो? किसी को कुछ टैक्स आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए? किसी को नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए किसी को? ऑलरेडी टैक्सेबिलिटी डिसाइड हो चुकी है। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैसा सिर्फ एक जगह से, एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर रहे हैं। अब एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करने में कहने से थोड़ी कोई मुझे टैक्सेबिलिटी आने वाली है। बैठा दिमाग में इतना? तो ये चीज ध्यान में रखो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैं आपको अभी दे रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से समझो। आपका प्रीवियस ईयर है 24-25 ही। आपको क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड अमाउंटिंग और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी अमाउंटिंग टू ₹5 lakh is received in the month of May 2024 which was remitted to India
in the month of December 2024। मतलब क्या, ये साल में मई में वहां पे डिविडेंड मिला, क्या हुआ ये डिविडेंड का आपके हाथ में, आपने वही डिविडेंड वहां से यहां पे भेज दिया, कब, दिसंबर में। अब सोच के बताओ क्या होना चाहिए, आर एंड ओ आर, आर बी एन ओ आर एंड एन आर, बोलो डिविडेंड क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, किसको, तीनों को टैक्स होना चाहिए, सोचो। बोलो, तीनों को आना चाहिए। अच्छा, ये इनकम अक्रू कहां हुई है, पहले तो रिसीव, रिसीव कहां हुई है, रिसीव कहां हुआ है, आउटसाइड इंडिया, उसके बाद आपने पैसा भेजा है यहां पे, अंडरस्टैंड। इस पे टैक्स सिर्फ आर एंड ओ आर को ही आएगा, इन दोनों को नहीं आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, यहां पे इनकम अक्रू हुआ था और रिसीव हुआ था, यहां पे इनकम सिर्फ रेमिट हुआ है, हमें रेमिटेंस नहीं देखने हैं। ये केस में अक्रू भी इसी साल हुआ, रिसीव भी इसी साल हुआ और रेमिट भी इसी साल हुआ है, हमें रेमिटेंस नहीं देखना है, वो समझो आप, बैठ रहा है आपके दिमाग में। तो ये आपका रेमिटेंस के ऊपर एग्जाम्पल है दोनों, नहीं समझाओ तो पूछो तुम मुझे, कुछ डाउट है इसमें। अपने को रिसीव कहां हुआ, देखो मेरे को रिसीव हो गया बाहर, फिर उसको मैं वहां से यहां ट्रांसफर करूं, यहां से वापस बाहर, वहां से वापस यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पहली बार इनकम कहां आई है वो देखना है। क्लियर, चलो ये एग्जाम्पल लिख लो रेमिटेंसेस पे। अब है ना आप लोगों को ये देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बताता हूं। आपको क्वेश्चन में दिया है राम प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम, कैलकुलेट इनकम विच इज लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया फॉर AY 25-26 assuming that he is ordinarily resident, is not ordinarily resident and he is non-resident, not resident। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में हमसे तीनों पूछा है, हमेशा ऐसा तीनों नहीं पूछेगा, दो भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें फॉर्मेट बताता हूं, पहले तो है ना लिखने का नाम मिस्टर राम, फिर क्या आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25। अब अपने को यहां पे पर्टिकुलर्स कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर सामने 3 कॉलम बनेगा, ये सब में 3 कॉलम, आर एंड ओ आर, आर बी एन ओ आर एंड एन आर, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सब में अगर पूछा हो आर एंड ओ आर एंड एन आर तो सामने 2 ही कॉलम बनाना, फिर तीसरा मत बनाना आर बी एन ओ आर का। अब जो आपको इधर इनकम दी है ये वाली, किधर गया, ये रहा पहला इनकम, ये इधर लिखना पड़ेगा, किधर, पर्टिकुलर्स में जो भी दिया है सैलरी इनकम पूरा लिखना पड़ेगा। फिर अमाउंट दिया है, तो आप अमाउंट देखो किधर आना चाहिए किधर नहीं आना चाहिए, वो आपके ऊपर है, बराबर। तो ये फॉर्मेट में सम सॉल्व होना चाहिए। चलो फटाफट से कर लेंगे सम सॉल्व। चलो आ गया आंसर, ठीक है आप लोग सॉल्व कर लो, कल अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है कल मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स। कल अपना न्यू चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा, न्यू चैप्टर कर, बाय बाय।